हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इकोनॉमिक्स बेसिक टू एडवांस सीरीज में। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स की। टैक्सेशन सिस्टम यूपीएससी का बड़ा फेवरेट एरिया रहा है और टैक्सेशन को आसान भाषा में समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बार इस लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो आपके सामने पूरा डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम ही समझ आ जाएगा। कर क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कौन लगाता है, करों का अंतर क्या होता है और सारे प्रकार के कर आप एक साथ समझ जाएंगे। आज हम प्रत्यक्ष करों की बात करेंगे, आगे हम अप्रत्यक्ष करों की भी बात करेंगे। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि कर होते क्या हैं। देखिए, कर जो हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए और मुख्यतः राजकोषीय नीति के लिए, कर जो है ये राजकोषीय नीति के लिए इनके मेन पिलर्स होते हैं, मुख्य आधार होते हैं। और इन मुख्य आधारों के माध्यम से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का शेप करते हैं, अर्थव्यवस्था को डिजाइन करते हैं। कर जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आज हम प्रत्यक्ष करों पर बात करेंगे। केवल हम कर के स्रोतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यह देखेंगे कि यह केवल सरकार की आय नहीं है, यह सरकार के द्वारा समानता और विकास पर किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाने वाला एक तरीका है। देखिए, यहाँ से इस प्रत्यक्ष करों के द्वारा ही सरकार क्या करती है, समानता करती है, संसाधनों का पुनर्वितरण करती है और सामाजिक न्याय की स्थापना भी करने का प्रयास करती है। तो सबसे पहले जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हैं टैक्स के वो समझिएगा। तो जो कर है, जो कर हैं उनके बारे में सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो कर होते हैं ये एक प्रकार के कंपलसरी पेमेंट होते हैं, अनिवार्य भुगतान होते हैं। ये कर अनिवार्य भुगतान होते हैं। अनिवार्य भुगतान का मतलब कि आपको इसका भुगतान करना ही करना है। सरकार ये जो कर लगाती है ये व्यक्तियों पर, व्यवसायों पर, संस्थाओं पर लगाती है। ये ना तो ऐच्छिक हैं, ना ही ये क्विड प्रो क्यो हैं, मतलब ये कोई लेन देन नहीं है। करों के बदले आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस देने का वादा सरकार नहीं करती, आपसे सिर्फ कर लिए जाते हैं। जैसे आपने रोड टैक्स दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि हमको नई रोड बना के दो, मतलब ये क्विड प्रो क्रो नहीं है। ये वास्तव में एक प्रकार से आपसे लिया गया सरकार का एक धन है जो आपको अनिवार्य तौर पर देना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि जो कर हैं उन करों से वास्तव में सरकार करती क्या है, पब्लिक वेलफेयर करती है, सार्वजनिक कल्याण करती है। करों के माध्यम से सरकार सार्वजनिक कल्याण के योजनाओं का वित्तीयन करती है। जो भी फंड आता है उस फंड के माध्यम से रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचनात्मक विकास और कल्याणकारी योजनाएं ये सब चलाई जाती हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा बड़ा काम है कि ये राज्य के कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये राज्य के कार्यों के फंडिंग के लिए आवश्यक होते हैं। तो राज्य अपने जो भी कार्य कर रही है, अपने कर्मचारियों का वेतन दे रही है, वो सब इन करों के माध्यम से ही दिया जाता है। अब करों में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर को एक लाइन में बहुत आसान भाषा में समझिए। देखिए, दो शब्द होते हैं। एक शब्द होता है इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव, और दूसरा शब्द होता है इंसिडेंस यानी कि किस पर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस वो कर हैं जिनका इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम होता है, यानी कि ये किस पर बोझ बनेंगे। तो देखिए, जिस पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस
अगर सेम है, एक ही व्यक्ति पर पड़ रहा है, एक ही संस्था पर पड़ रहा है, तो वह कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिस पर लगाया जा रहा है उसी से वसूला जा रहा है, तो वह कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर किसी टैक्स में इंपैक्ट किसी और पर है और इंसिडेंस किसी और पर है, ये दो अलग अलग लोगों पर पड़ रहा है, तो ऐसे कर को हम कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। तो बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे लगाया जाए, जिस पर लगाया जाए उसी से वसूला जाए तो प्रत्यक्ष कर, जिस किसी और पर लगाया जाए और किसी और से वसूला जाए तो वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में देखिए, प्रत्यक्ष कर में जैसे हम कह सकते हैं, प्रत्यक्ष कर में जैसे हम कह सकते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर में जैसे हम कह सकते हैं जीएसटी। ठीक है, आपने बिस्किट खरीदा, जीएसटी का पेमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन लगाया गया था कंपनी पर। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का मूल अंतर यह है। अब यह भारत में जो प्रत्यक्ष कर है, जो डायरेक्ट टैक्स हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनका प्रशासन कैसे होता है? तो इस प्रशासन में प्रमुख रूप से सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है सीबीडीटी का, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस के मामले में यह सर्वोच्च संस्था है, यह संस्था सर्वोच्च संस्था है जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसके साथ साथ एक होता है आपका आयकर विभाग। यह जो आयकर विभाग है, यह डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे रनिंग, इन सब पर ध्यान देता है और ये एक तरीके से आप समझिए ऑपरेशनल आर्म है, यह क्रियान्वयन वाला अंग है। यह क्रियान्वयन की भूमिका निभाता है, जो भी इनकम टैक्स को लेकर के है, जो भी टैक्स की पॉलिसीज हैं, जो भी टैक्स कलेक्ट करना है, वह सब आयकर विभाग करेगा। सीबीडीटी जो है वो पॉलिसी इनपुट देने के साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं वह भी परफॉर्म करती है। तो ये दो स्तरीय ढांचा है भारत में आयकर का। अब महत्वपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष कर के बारे में कुछ विशेष फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो प्रत्यक्ष कर की विशेषताएं भी समझ लीजिए। प्रत्यक्ष कर की विशेषताओं को भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि प्रत्यक्ष कर जो होते हैं वे आय आधारित होते हैं। वे आय आधारित होते हैं, यानी कि आपकी आय पर या आपकी संपत्ति पर लगाए जा रहे कर होते हैं। दूसरा, इनका सीधा भुगतान होता है, डायरेक्ट पेमेंट होता है। दूसरा, इनका डायरेक्ट पेमेंट होता है, ये डायरेक्टली पे किए जाते हैं सरकार को, इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, मध्यस्थ कोई नहीं होता है। तीसरा, ये मुख्यतः भारत में प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर कर का बोझ भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स का स्लैब भी बढ़ेगा। तो इनमें प्रगतिशील प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को अपनाया जाता है।
एक बड़ा फीचर भारत के संदर्भ में ये है कि भारत में इसका नैरो बेस्ड, यानी कि भारत में कर देने वाले, प्रत्यक्ष कर देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यह एक लिमिट के बाद लगाया जाता है और उस लिमिट को क्रॉस करने वाले लोगों का नंबर भारत में कम है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी चुनौती भी है प्रत्यक्ष करों का नैरो बेस होना। अब कितने प्रकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं वह भी समझिएगा। कितने प्रकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं यह भी समझिएगा। देखिए, प्रत्यक्ष कर को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग अलग जगहों पर यूपीएससी अलग अलग प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछता रहता है, तो इसलिए इसके प्रकार को सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आयकर है, जिसको लेकर के लगातार न्यूज़ भी आ रही है। इनकम टैक्स एक्ट नया लागू हो रहा है, इनकम टैक्स एक्ट को लेकर के जो भी अपडेट्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष कर, यह आयकर कौन देता है, किसके ऊपर ये लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है व्यक्तियों के ऊपर, यह लगाया जाएगा इंडिविजुअल्स के ऊपर, यह लगाया जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, हिंदू अविभाजित परिवारों के ऊपर, फर्म्स के ऊपर, जो भी फर्म हैं उनके ऊपर लगाया जाएगा, और इसके साथ साथ लगाया जाएगा जो ट्रस्ट हैं उनके ऊपर। फर्म के साथ साथ आप कंपनी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे लगाए जा रहे हैं इनकम टैक्स इन सब की इनकम पर, ठीक है। तो हम इनकम पर टैक्स कैसे देखते हैं, हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति की, संस्था की कुल आय क्या है, उस आय में से अगर सरकार को छूट दे रही है तो उसको माइनस कर देते हैं, और इस छूट को माइनस करने के बाद टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, उसकी गणना की जाती है। अब यहाँ पर इनकम टैक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, आपकी आय का स्रोत क्या हो सकता है। आय का स्रोत आपकी सैलरी हो सकती है, आपको व्यवसाय या पेशे से अपने जो आय प्राप्त होती है वह हो सकती है, आपको जो किराया मिलता है वह भी आपकी आय है, आपके जमाओं पर जो ब्याज मिलता है वह ब्याज भी आपके लिए आय ही है। तो इनकम टैक्स के साथ यह बात समझिएगा कि इतने तरीके की इनकम, चाहे वो आपकी सैलरी से हो, आपके बिजनेस से हो, प्रोफेशन से हो, या फिर रेंट या इंटरेस्ट से हो, ये सब इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है कि भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में लगभग 6 से 7% व्यक्ति ही आयकर का भुगतान करते हैं, और यही है नैरो बेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ध्यान रखिएगा, 6% से 7% लोग ही इनकम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में टैक्स बेस बहुत कम है। दूसरा जो टैक्स होता है प्रत्यक्ष कर में वह होता है कॉरपोरेट टैक्स। निगम कर कहते हैं इसको हिंदी में, कॉरपोरेट टैक्स। यह कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। यह किस पर लगाया जाता है, यह लगाया जाता है कंपनी के लाभ पर, ठीक है। जो भी कंपनियां लाभ अर्जित कर रही हैं उन पर कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है। ये कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, सार्वजनिक कंपनी भी हो सकती है, और निजी कंपनी भी हो सकती है। यह सार्वजनिक कंपनी अथवा निजी कंपनी कोई भी हो सकती है। ये टैक्स रेट जितने कम होते हैं उतने ज़्यादा कंपनीज में कंपटीशन का भावना रहता है। जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना कंपनीज के लिए बिजनेस करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ आपको बहुत बेहतर समझनी चाहिए। इसी कॉरपोरेट टैक्स के साथ आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए, और वह है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट मैट। अब ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है समझिएगा। देखिए, कंपनियां क्या करती हैं, ज़्यादातर कंपनियां अपना जो बुक प्रॉफिट है
वो तो दिखाती हैं, उसके बाद डिविडेंड भी देती हैं, लाभांश भी देती हैं अपने शेयर धारकों को, लेकिन जब टैक्स देने की बात आती है तो वो ज़ीरो टैक्स दे देती हैं, कहती हैं कि हमारे पास प्रॉफिट बचा ही नहीं। सरकार ने क्या किया, 97-98 में के फाइनेंशियल ईयर से, 97-98 के फाइनेंशियल ईयर से इस बात को समझा और एक नया कॉन्सेप्ट लाया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कहता यह है कि आपको एक न्यूनतम कर तो देना ही पड़ेगा, वह आपके बुक प्रॉफिट के हिसाब से लगाया जाएगा। मुद्दा यह है कि अगर आप बुक प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन यह है कि या तो आप कॉरपोरेट टैक्स दीजिए या मैट दीजिए। नियम यह है कि कॉरपोरेट टैक्स और मैट में से जो ज़्यादा होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको नियम याद रखना है, और नियम क्या है, कॉरपोरेट टैक्स या मैट में से जो अधिक हो वह भुगतान करना पड़ेगा सभी कंपनियों को। तो सरकार ने ये जो लूपहोल था उस लूपहोल को समझा और खत्म किया। इसी तरीके से एक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी होता है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स मैट की तरह का ही होता है और वास्तव में अलग तरह के कैटेगरीज में लगता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT। यह अल्टरनेट जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, रीजनिंग सेम है, प्रोसेस सेम है, लेकिन यह लगाया जाएगा किस पर, फर्म्स पर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स पर, LLPs पर। ठीक है, और इस तरीके के जो स्मॉलर बिजनेस मॉडल होते हैं, सिमिलर बिजनेस मॉडल्स होते हैं इनके, उन पर लगाया जाता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसके बाद एक और टैक्स होता है जो आपको जानना चाहिए, वह है कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये क्या है, ये लगता है कैपिटल असेट्स पर। किस पर लगता है, पूंजीगत परिसंपत्तियों पर। यह लगता है पूंजीगत परिसंपत्तियों पर, कैपिटल असेट्स पर। अब कैपिटल असेट्स भी क्या होते हैं यह भी यहीं पर जान लीजिए, जिससे आपके पास सारे नोट्स एक जगह पर ही रहें। पूंजीगत परिसंपत्तियों में आपका आ जाएगा भूमि, जो आपके पास लैंड है, जो आप लैंड ओन कर रहे हैं, जमीन, जो बिल्डिंग है, जो भवन है, जो शेयर्स हैं आपके पास, शेयर मतलब अंश पत्र जो है आपके पास, जो सोना है, गोल्ड जो आपने रखा हुआ है वह गोल्ड भी आ जाएगा। इसी तरीके से जो पेटेंट और कॉपीराइट है वह भी इसी में आ जाएगा। ये सब आपकी पूंजीगत परिसंपत्तियां मानी जाएंगी और इन पर जो टैक्स लगाया जाता है, इन पर जो, इनको बेचने से जो आपको लाभ हुआ, उस लाभ पर जो कर लगाया जाता है उसको हम पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। अब यह जो पूंजीगत लाभ कर है, यह जो पूंजीगत लाभ कर है, यह पूंजीगत लाभ कर अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है। और इनके रेट्स भी अलग अलग होते हैं, इनकी दरें भी अलग अलग होती हैं। इसके बाद और भी टैक्सेस हैं जो प्राइवेट, जो इंडिविजुअल टैक्सेस में लगते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में लगते हैं, और वो टैक्स में है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। STT,
सिक्योरिटी का मतलब जो आपके पास शेयर वगैरह हैं वो सब हो जाते हैं सिक्योरिटीज़। यह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपका लगाया गया था 2004 के बजट में। 2004 के बजट में जब आप सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, इसको जो है अप्लाई किया जाता है हर प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन पर। जो आप स्टॉक मार्केट में शेयर बाजार में खरीद फरोख्त कर रहे हैं उससे जो लाभ हो रहा है उस पर लगेगा STT। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यह टैक्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ इसी से जुड़ता हुआ एक और टैक्स समझिएगा, वो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लाभांश वितरण कर। पहले क्या होता था कि कंपनियां टैक्स से पहले ही अपना डिविडेंड वगैरह, लाभांश वगैरह, लाभांश वो होता है जो शेयर के बदले लोगों को, निवेश करने वाले लोगों को, निवेशकों को दिया जाता है। कंपनियां क्या करती थी, पहले ही डिविडेंड बांट देती थी जिससे उनका लाभ शून्य दिखाई देता था। इसको वास्तव में लाया गया कि जो लोग डिविडेंड का शेयर कर रहे हैं, जो डिविडेंड प्राप्त कर रहे हैं कंपनी से, उसे भी लाभ माना जाए और उस पर टैक्स लगाया जाए। तो वर्तमान में क्या होता है कि जो डिविडेंड आपको प्राप्त हुआ अपने शेयर्स आदि पर, उसका लाभ पर कर भी आपको देना पड़ेगा। इसी प्रकार वेल्थ कर है, संपत्ति कर है। वेल्थ टैक्स जो था वो लगाया जाता था व्यक्ति और विभिन्न एंटिटीज की संपत्तियों पर, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया वर्ष 2016 के साथ साथ। एक और टैक्स है बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। यह टैक्स लाया गया था वर्ष 2005 में। जो आप कैश ट्रांजैक्शन बैंक में कर रहे हो उस पर टैक्स लेने की बात थी, लेकिन इसे वर्ष 2009 में ख़त्म कर दिया गया, तो इसके बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स एक और टैक्स है जो आपके डायरेक्ट टैक्स में आता है, पेशेवर कर। पेशेवर कर या प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स वास्तव में राज्य सरकारें लगाती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए, यह राज्य सरकारों के एरिया का है और यह किसी भी प्रकार के प्रोफेशन और उससे होने वाली अर्निंग पर लगाया जाता है। जितना आपकी इनकम होगी उसके हिसाब से यह प्रोफेशनल टैक्स आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। संविधान में इसे जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन है उसके अंतर्गत रखा गया है। एक नया टैक्स है, अब नया इतना नया भी नहीं है, लेकिन बाकी सारे टैक्सेस बहुत पुराने हैं, ये टैक्स उतना पुराना नहीं है और वो है डिजिटल टैक्स। इस टैक्स को कई बार आप गूगल टैक्स के नाम से सुनते हैं, कई बार आप गाफा टैक्स के नाम से सुनते हैं। भारत में इसको इन नामों से नहीं जाना जाता है, भारत में इसको जाना जाता है एक अलग नाम से, और वह नाम है आपका इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि जो डिजिटल कंपनियां हैं जो भारतीय नहीं हैं लेकिन भारत में प्रेजेंट हुए बिना भी, क्योंकि डिजिटल है तो आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भारत से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इन पर जो टैक्स लगाया जाएगा, जो भारत में ऑपरेट तो कर रहे हैं लेकिन भारत में फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी रखते हैं और भारत से लाभ प्राप्त करते हैं, उन पर जो टैक्स लगाया गया उसको डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इक्वलाइजेशन लेवी है वो जो लगाया जाता रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अर्निंग पर। महत्वपूर्ण यह है कि डायरेक्ट टैक्सेस से लाभ क्या है। डायरेक्ट टैक्सेस से, जैसा मैंने आपको बताया, सरकार सामाजिक न्याय की व्यवस्था करती है, जिससे ज़्यादातर लोगों जो बहुत इनकम जनरेट कर रहे हैं उन पर टैक्स लगा करके पैसा इकट्ठा करती है और गरीब लोगों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएं और व्यवस्थाएं करती है।
दूसरी चीज़ ये है कि राज्य सरकार केंद्र सरकारों की इनकम का एक बड़ा स्रोत है, यहाँ से इनकम जनरेट होती है। यह निश्चित होता है क्योंकि लगभग सबकी आय पता है और उसी के हिसाब से यह टैक्स का कैलकुलेशन करना सरकार के लिए आसान होता है। सरकार इसके माध्यम से मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण करती है। सरकार जब चाहती है कि लोगों के पास पैसा कम हो तो सरकार टैक्सेस बढ़ा देती है, और जब सरकार ये चाहती है कि नए इनकम, नए जॉब, डेवलपमेंट ये सब जनरेट हों तो इनकम टैक्स कम कर देती है। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था हाल ही में कि सरकार ने जैसे 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री कर दिया इनकम को। तो क्यों किया? उद्देश्य यह है कि आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, आप ज़्यादा खर्च करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और इन सब उद्देश्यों से क्या किया गया, यह इसी बजट में सरकार ने किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्ट टैक्स से सीधे जुड़ी हुई हैं। ये था प्रत्यक्ष कर, और प्रत्यक्ष कर से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कर सिद्धांत और व्यवस्थागत और संस्थागत ढांचा। मुझे उम्मीद है आपको यह डिटेलिंग के बाद डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स और विभिन्न प्रकार के कर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और सभी लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा, जिससे मैं आगे भी आपके लिए और बेहतर चीज़ें लाता रहूं। इसके साथ साथ वे बच्चे जो इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं वे हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है UPSC मेंटोर पंकज सर। यह टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो करंट अफेयर से जुड़े हैं, जो पॉलिटी से जुड़े हैं, जो इकोनॉमी से जुड़े हैं, और साथ ही साथ सारी एनालिसिस भी। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप देखिए, इसे समझिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको यह लेक्चर कितना अच्छा लगा और कितना समझ आया। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।